Assalamu alaikum dear students, my name is Asad Khan and you are watching my YouTube channel। और आज हम पढ़ रहे हैं असल में फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए आज हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे, किस चीज़ का? उसके टाइम पीरियड का। और असल में ही हमारे पास एप्लीकेशन है डायमेंशन का। डायमेंशन से हम क्या करते हैं, किसी भी फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं डायमेंशनली। ठीक है, तो आज हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए एक फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, लेकिन हम इसको दो तीन सपोजिशन लेंगे कि पहला सपोजिशन मैं लेता हूँ। और पेंडुलम का तो आपको पता है, ये हमारे पास एक पेंडुलम है। ठीक है, अगर ये अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेशन करता है तो मैं इसके टाइम पीरियड के लिए एक फार्मूला फाइंड करना चाहता हूँ कि मतलब ये किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा इसका टाइम पीरियड। तो फार्मूला जब हम डिराइव करेंगे तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पॉसिबली, मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ। एज्यूम हमारे पास क्या है? एजम्पशन है। मैं क्या करता हूँ? एज्यूम करता हूँ कि जो इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो पॉसिबली किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैं चार चीज़ें लिखता हूँ पॉसिबली। एक नंबर में लिखता हूँ मास ऑफ दी बॉब। ये जो हमारे पास बॉब है, ये मैं लिखता हूँ, ये सपोजिशन है, मेरा एजम्पशन है। हो सकता है इस पे डिपेंड करता हो या नहीं करता, लेकिन मैं लिखता हूँ कि इसके मास पे डिपेंड करेगा। दूसरा मैं लिखता हूँ कि लेंथ ऑफ दी वायर पे डिपेंड करेगा। इसको मैं लिखता हूँ m, इसको मैं लिखता हूँ l। मैं कहता हूँ कि ये जो वायर का जो लेंथ है इस पे भी डिपेंड करेगा। अब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ ये एजम्पशन कर रहा हूँ कि हो सकता है जब लास्ट में इक्वेशन फार्मूला डिराइव हो तभी मुझे पता चलेगा कि डिपेंड इस पे करता है कि नहीं। लेकिन मैं ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ दे रहा हूँ, अपनी एजम्पशन कर रहा हूँ कि इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और तीसरा एजम्पशन में लिखता हूँ कि ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? जी। मैं कहता हूँ कि जी की जो वैल्यू है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस फोर्स से ये अर्थ अपने सेंटर को अट्रैक्ट करता है, मैं कहता हूँ कि इन पे भी डिपेंड करेगा। तो मैंने तीन एजम्पशन की, मास, लेंथ और जी की वैल्यू भी। मैं कहता हूँ कि टाइम पीरियड इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये तो मैंने एजम्पशन कर दिए, सपोजिशन कर दिए। अब मैं ये सपोज करता हूँ कि इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। मैं फिर सपोज करता हूँ, मैं ये सपोज करता हूँ एक और, कि इन चीज़ों पे जो डिपेंड करता है। लेकिन ये तो मैंने नहीं बताया आपको कि इन चीज़ों पे मास को टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। इस तरह लेंथ के को कैसा, लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे कैसे डिपेंड करेगा। तो मैं एक बार फिर सपोजिशन से काम ले रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि किस तरह करेगा, लेकिन मैं सपोज कर रहा हूँ, लास्ट में मुझे पता चलेगा। मैं कहता हूँ कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। मैं कहता हूँ कि लेंथ ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। ये मैंने एक सपोजिशन कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक पावर। रेंडमली आप कोई भी लिख सकते हैं, ABCDEF तक किसी भी वेरिएबल को आप लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता कि L के कौन से पावर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चूँकि सपोजिशन है तो मैं कहता हूँ कि टाइम पीरियड L की इस पावर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि टाइम पीरियड G की एक पावर, इसकी जगह मैं लिखता हूँ B की इस पावर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और इसी तरह मैं लिखता हूँ कि टाइम पीरियड मास की एक पावर C में लेता हूँ कि इसको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मैंने फिर तीन सपोजिशन की कि टाइम पीरियड लेंथ को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मास को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन किस तरह? L की इस पावर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इस पावर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मास की इस पावर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने एक रैंडम पावर ली ABC, क्योंकि ABC वेरिएबल है, ये पावर चेंज हो सकती है, इसलिए मैंने कोई कांस्टेंट नहीं लगाया। ठीक है, अब इन तीन इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कंबाइन करता हूँ। ठीक है, इन तीन इक्वेशन को मैं कंबाइन करूँगा तो हमारे पास इक्वेशन आएगा T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L की पावर A
जी की पावर बी एंड एम की पावर सी। ठीक है, ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 4 में। इतनी ज़्यादा इक्वेशन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए। इन इक्वेशन 1 2 3 को मैंने क्या कंबाइन किया। आप इस तरह यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि कंबाइनिंग। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1 2 एंड 3 को मैंने क्या कंबाइन किया। अब मैं कहता हूँ कि इस इक्वेशन में ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एक कांस्टेंट लगाऊंगा। और वो कांस्टेंट यहाँ पे मेरे पास क्या है, के। मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया और मैंने लिख दिया एल की पावर ए, जी की पावर बी एंड एम की पावर सी। ठीक है, कैपिटल एम लिखता हूँ मैं से ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये मेरे पास हो गया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक। अच्छा, छोटा लिख दिया बड़ा, कोई मसला नहीं है। अब हम इनके डायमेंशन को लिखेंगे। इन किस चीज़ का डायमेंशन लिखेंगे, इन सब का डायमेंशन लिखेंगे कि इन सब का डायमेंशन हमारे पास क्या है, नेचर किया है। तो आपको मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं फिर डायरेक्टली पुट करूँगा। एल हमारे पास क्या है, लेंथ है, तो इसका डायमेंशन हमारे पास क्या होगा, कैपिटल एल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है या सिंपल, और एक्सेलरेशन हमारे पास होती है, एक्सेलरेशन अगर आप देख ली मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का एल और सेकंड स्क्वायर का हमारे पास टी स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर जब ऊपर जाता है तो ये हमारे पास बन जाता है एल टी माइनस 2। ठीक है, तो जी का डायमेंशन हमारे पास क्या होगा, एल टी माइनस 2। अगर आपको नहीं पता तो पिछले लेक्चर में जाके देख लिया, वहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों का डायमेंशन वहाँ पे डिराइव किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायमेंशंस लिखूँगा। अब आप देख ले, यहाँ पे मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि एम नॉट एल नॉट T1। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे न तो m है न l है, सिर्फ t है। लेकिन बस मैंने नॉट 0 लगा दी तो इसका कोई मकसद ही नहीं है। m नॉट l नॉट t की पावर 1, और t तो है हमारे पास, सिर्फ t का पावर है, l और m नहीं है यहाँ पे, तो मैंने m नॉट l नॉट यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, k की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, हमारे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। l की जगह मैं लिखूँगा l पावर अपना आएगा a, जी की जगह मैं लिखूँगा एल टी माइनस 2 और इसका पावर क्या है b, और m की जगह मैं क्या लिखूँगा m और इसका पावर हमारे पास क्या आ जाता है c। ठीक है, अब आते हैं हम इसको थोड़ा एक और पॉइंट में थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। m नॉट l नॉट t की पावर 1, इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा k, l की पावर a, पावर को अंदर लिख देती है। अब l की पावर ये b इसका भी है और इसका भी है, तो मैंने लिख दिया l की पावर b और t की पावर -2, और b इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो -2b। l की पावर b, इसका पावर 1 था, 1 मल्टीप्लाइड बाई b नो b, और t का पावर था -2 मल्टीप्लाइड बाई b -2b। और इसी तरह m का पावर हमारे पास क्या आ गया c। अब इन दो, ये भी l है ये भी l है, इन दोनों को मैं एक ही ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया m नॉट l नॉट t का पावर 1 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स k इज इक्वल टू l की पावर a। जब बेस सेम हो तो पावर को हम ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा a प्लस b। ठीक है, l बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो a प्लस b। t का पावर हमारे पास आ जाएगा -2b और m का पावर हमारे पास आ जाएगा c। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन पावर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द पावर ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़, डिफरेंट जो ये डायमेंशनल क्वांटिटीज़ हैं, मेस है, लेंथ है और टाइम है। तो मेस की पावर में इस इक्वेशन के दोनों साइड पे है। m की पावर को मैं इससे कंपेयर करूँगा, l की पावर को इससे कंपेयर करूँगा और t की पावर को इससे कंपेयर करूँगा। सिर्फ पावर्स को कंपेयर करेंगे, क्वांटिटीज़ को नहीं। पहले करते हैं मास की पावर को कंपेयर। यहाँ पे मेस की पावर हमारे पास क्या है 0, और यहाँ पे हमारे पास मेस की पावर क्या है c, तो c की तो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इसको कहाँ पे पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 5 में हम इसको बाद में पुट करेंगे। ठीक है, c जहाँ पे होगा हम वहाँ पे क्या पुट करेंगे 0। दूसरा l को क्या करते हैं, l की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 है,
और इस साइड पे एल की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी है। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी है और इस साइड पे एल की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब ना तो मेरे पास ए की वैल्यू है न बी की वैल्यू है, तो मैं तो इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता। तो इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, वैल्यू मैं फाइंड करूँगा लेकिन ए और बी दोनों नहीं मालूम, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रहने देता हूँ। ठीक है, अगर इसको मैं इस तरह लिख दूँ, अगर ये बी इस साइड पे आ जाए, बस यहाँ पे रहने दी, मैं आपको इसके लिए ये वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है, अब आते हैं टाइम की तरफ। टाइम की वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं पावर्स को। तो पावर टाइम का इस साइड पे हमारे पास 1 है और इस साइड पे क्या है, -2b। ठीक है, हम असल में अब क्या कर रहे हैं, इस साइड इक्वेशन की इस साइड पे और इक्वेशन की इस साइड पे जो पावर्स है क्वांटिटीज़ की, कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास, 3, लेंथ, टाइम और मेस। इनकी पावर्स को क्या कर रहे हैं, कंपेयर। एम को मैंने एम के साथ कंपेयर कर दिया तो 0, सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या है, 0 है। अब लेंथ की जो कंपेयर कर दी तो एल यहाँ पे 0 है और यहाँ पे ए प्लस बी है। अब मुझे न ए की वैल्यू पता है न बी की, तो ए इसको मैंने अभी के लिए यहाँ पे रहनी थी। अब मैं वैल्यू पुट करूँगा। अब हम आते हैं टाइम की तरफ, तो टाइम की पावर यहाँ पे 1 थी और यहाँ पे -2b। तो यहाँ से जब मैं b की वैल्यू फाइंड करूँगा, 2 इस साइड पे आ जाएगी, तो b इज इक्वल टू, ये 2 इस साइड पे मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड पे आ जाएगी तो डिवीजन में होगी। ठीक है, और माइनस पावर भी इसके साथ होगा। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -1/2। अब ये इक्वेशन नंबर 5 में जहाँ पे b है वहाँ पे जब मैं b की वैल्यू पुट करूँगा तो क्या पुट करूँगा, -1/2। अब आते हैं इस इक्वेशन की तरफ। हमारे पास ये इक्वेशन है कि 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी, और अगर आप देख ले b की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ गई, तो 0 इज इक्वल टू ए -1/2। और ये -1/2 इस साइड से अगर हम इस साइड पे लेके आएंगे, इस साइड पे -1/2 है, इस साइड पे आ जाएगी तो क्या हो बन जाएगी, +1/2। 0 + 1/2 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। ठीक है, तीनों ए बी और सी की वैल्यूज हमारे पास आ गई। ठीक है, ए बी और सी की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब आप देख ली, इसको यहाँ पे रहने दे, मैं आपके लिए इस पेज पे करता हूँ इसकी वैल्यूज को। इक्वेशन नंबर 5 को आप देख ली। इस इक्वेशन नंबर 5 में मैं ए देख ली, ए की वैल्यू हमारे पास है ये, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा। और इक्वेशन नंबर 5 को मैं आपके लिए लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास है कि t इज इक्वल टू k एल की पावर ए, जी की पावर बी एंड एम की पावर सी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है। और इसी इक्वेशन में मैं अब वैल्यूज पुट करता हूँ। तो आप देख ली कि t इज इक्वल टू के अपनी जगह, एल की पावर हमारे पास क्या है, a, और a की हमारे पास वैल्यू क्या है, 1/2। ठीक है, तो a की जगह मैंने 1/2 लिख दिया। अब है g, और g की वैल्यू हमारे पास, तो g की पावर क्या है, b, और b की वैल्यू हमारे पास है -1/2। ठीक है, और m की पावर है c, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, तो अब हम इस तरह लिख देते हैं कि t इज इक्वल टू के एल की पावर 1/2 एंड जी की पावर -1/2, और जिस क्वांटिटी की वैल्यू 0 हो वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होती है, 1 की। तो मल्टीप्लाइड बाई 1 आ जाएगा। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई डिफरेंस ही नहीं पड़ेगा, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, एनीथिंग की पावर 0 याद रख ले, एनीथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब हम लिखते हैं t इज इक्वल टू के एल की पावर 1/2, और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/g की पावर 1/2। ये पावर माइनस है, जब ये डिवीजन में चला जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पावर प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस बन गया। तो अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू के एल की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई जी की पावर 1/2। अब दोनों का पावर सेम है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि t इज इक्वल टू के एल डिवाइडेड बाई जी की पावर 1/2। दोनों पे कंबाइन लीजिए, अगर वापस एक्सपेंड करें तो एल पी भी 1/2, जी पी भी 1/2। और हमें पता है कि 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इसकी जगह हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। तो t हमारे पास क्या है, के एल बाई जी अंडर द रूट।
ठीक है। 1/2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट। और के की कांस्टेंट जो है इसकी यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 2π L/g अंडर द रूट। तो ये मेरे पास क्या बन गया, इक्वेशन बन गया किस चीज़ का, फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2π अंडर द रूट L/g। और जो एजम्पशन मैंने की थी कि मतलब ये तो लेंथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और मैस पे डिपेंड करेगा, तो मैस का वाला मेरा एजम्पशन क्या था, रॉन्ग था, क्योंकि ये मैस पे डिपेंड नहीं करता। इक्वेशन में हमारे पास मैस है नहीं है। मैंने कहा था कि लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा लेंथ की सम पावर को, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जी की किसी पावर को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, तो वो वाला एजम्पशन भी गलत था, क्योंकि जी को ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। और ये हमने किस चीज़ से फाइंड किया, डायमेंशनल एनालिसिस से। तो डायमेंशन को हम इस वे में भी यूज़ कर सकते हैं कि इसको हम किसी एक्सप्रेशन के लिए एक फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। आई होप आपको सब क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर यू। थैंक यू।